बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप सॉल्व करने वाले हो। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ अ डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। तो आपको एटमॉस्फेयर सबसे पहली बात जो है ये मालूम होनी चाहिए क्या चीज़ होती है। ये अगर फ़र्ज़ कर लीजिए मेरे पास अर्थ है, ठीक है, ये जो गोल सर्किल मैंने बनाया दैट इज़ अर्थ। तो इसके इर्द गिर्द ये समझ लो कि एक इस तरीके से गैसेस की लेयर मौजूद होती है, जिस तरीके से ब्लैंकेट होता है ना कि वो कवर करता है आपको, बिल्कुल ऐसी अर्थ के इर्द गिर्द इस तरीके से गैसेस मौजूद होती है। इन्होंने क्या करना होता है, इसे कवर अप कर लेना होता है। तो ये जो गैसेस की लेयर होती है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है और इसे कहा जाता है ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गैसेस की लेयर होती हैं ब्लैंकेट की तरह इसको चारों तरफ से अर्थ को कवर करती हैं ताकि जो हार्मफुल रेज हैं उससे प्रोटेक्ट कर सकें अर्थ को, और ये एटमॉस्फेयर है। तो अब सवाल ही पैदा होता है इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन सी गैसेस किस किस परसेंटेज पर मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो गैस सबसे ज़्यादा इसमें मौजूद होती है, यानी कि जो कंपोजिशन अगर आप कहो कि ये क्या होती है तो देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें मौजूद होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है ये तकरीबन 78%, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन होती है, ये तकरीबन 21% के करीब होती है। इसके बाद आर्गॉन गैस होती है, ये तकरीबन 0.93% होती है। और सबसे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तकरीबन 0.03% है। अब इन चार मेजर गैसेस के अलावा भी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मौजूद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट के कुछ पार्टिकल्स वगैरह है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो यही सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, आपका जो फोग है या क्लाउड है ये तमाम चीज़ें बना रही होती हैं। और इसके साथ साथ एक बात और आपको बताती चलूँ कि ये जो कंपोजिशन होती है अर्थ की, यही डिसाइड करती है कि क्लाइमेट क्या होगा हमारे अर्थ का, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। तो हमें डिफरेंस करना है इन दोनों चीज़ों के बीच में, और डिफरेंस करने का सबसे अच्छा तरीक़ेकार ये होता है कि आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक तरफ लिखिए आप ट्रोपोस्फीयर, दूसरी तरफ लिखिए आप स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये मेरे पास है ट्रोपोस्फीयर और इस तरफ है मेरे पास स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके कंट्रास्ट पॉइंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ये वाली जो लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, ये आपकी ज़मीन से सबसे नज़दीक होती है और इसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 12 किलोमीटर हाइट पर होती है, हमारे अर्थ की सरफेस से 12 किलोमीटर की हाइट पर होती है। जबकि स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये हमारी सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और इसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर की हाइट के ऊपर होती है। पहली बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो क्या होती है कि जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें जो मूवमेंट होती है एयर की ये सबसे ज़्यादा होती है, यानी इस हिस्से में सबसे ज़्यादा मूवमेंट ऑफ एयर होगी। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें मूवमेंट ऑफ एयर इसके मुकाबले में कम होगी, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें लेस मूवमेंट ऑफ एयर होती है, ठीक है। यानी पहली लेयर जो है इसमें ज़्यादा मूवमेंट ऑफ एयर है और जो दूसरी है इसमें इसके मुकाबले में कम है। तीसरी बात क्या होती है कि जितनी भी गैसेस होती हैं जो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है। तो ये तमाम की तमाम जो गैसेस होती हैं ये इसमें एक्सेस में मौजूद होती हैं, यानी इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जबकि जो सेकेंड लेयर होती है इसमें इन गैसेस की जो कंसनट्रेशन है वो कंपेरेटिवली कैसे होनी चाहिए, ये लेस होगी, ठीक है। तो इसमें लेस गैसेस होती हैं और इसमें ज़्यादा गैसेस होंगी। जो नेक्स्ट आपका डिफरेंस आएगा वो क्या होगा कि क्योंकि ये हमारी अर्थ से सबसे करीब लेयर होती है, तो जितने भी प्लेन वगैरह गुजरते हैं, हवाई जहाज़ जितने भी गुजर रहे हैं वो इस वाली लेयर से तो गुजर जाते हैं मगर स्ट्रेटोस्फीयर को वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो तमाम के तमाम जो प्लेन्स हैं वो इस वाली लेयर से गुजर जाते हैं और इस वाली लेयर से कोई भी प्लेन नहीं गुजर सकता। तो ये कुछ छोटे छोटे से इसके डिफरेंस थे जो मैंने आपको इधर बताए हैं। इसके मज़ीद डिफरेंस जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंस के कॉलम की तरह पेज नंबर 76 पर आपकी बुक में मौजूद है, वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी पेज नंबर 74 में से आपने चेकआउट कर लेना। सिर्फ एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बतानी है और कंपोजिशन बतानी है तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं बतानी है, डिफरेंस बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको बता रहा है कि इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट जो वो ह्यूमन हेल्थ पे क्या हो सकता है आपके ख्याल से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा
कि जितने भी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं ये पहले प्राइमरी बनते हैं, फिर ये वाटर के साथ मिलकर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं। तो अल्टीमेटली ये हैजर्ड कॉज करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, हाईली रिस्क होता है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन कुछ खास जो एयर पॉल्यूटेंट हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो हैजर्ड क्रिएट करता है ये होता है कार्डियक डिजीज़। कार्डियक डिजीज़ से मेरी क्या मुराद है, जितनी भी दिल की जो बीमारियां हैं वो इस वाली पॉल्यूटेंट की मदद से आपको हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये और भी कुछ काम करता है बुरा, और वो काम क्या करता है कि ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है आपका, ठीक है, जितने भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होते हैं इंसानों में, इसमें ये क्या करता है, इसमें ये स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देता है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो स्वेल है ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। दूसरा जो आपके पास एयर पोल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। अब चाहे वो NO2 की शक्ल में हो आपके पास या फिर NO की शक्ल में, दोनों सूरत हाल में ये कुछ बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से जो ख़ास बीमारी होती है वो क्या होती है कि ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है इसको नुकसानदेह करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात कॉमन जो मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी बताई थी कि ज़्यादातर जो एयर पोल्यूटेंट हैं ये ज़रूर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके ही इन्फेक्शंस जो हैं उसको क्रिएट करते हैं, सांस लेने में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सिंपल या फिर नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड हो, दोनों ही रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एयर पोल्यूटेंट है ये है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या काम करना होता है, ये भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम लेता है, यानी कि ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ ये हार्ट के जो प्रॉब्लम है इनको भी क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी कि जितनी भी दिल के मसाइल हैं वो भी इसने क्रिएट कर देने होते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज़ द ओजोन। अच्छा, ओजोन किस सेंस में है, क्योंकि देखिए नॉर्मल ऑक्सीजन तो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन जब ये एलोट्रोपिक फॉर्म में आ जाती है यानी ओजोन की शक्ल में आ जाती है तो अब ये एक पॉल्यूटेंट बन जाती है। यानी ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये कह लीजिए कि स्टॉप करने में तो हेल्प करिए, लेकिन अगर ये एज अ पॉल्यूटेंट हम इसको इनहेल कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन की तरह बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगी, बल्कि इसका कॉज क्या होगा कि ये भी हमारे जो पैसेज ऑफ एयर है जहाँ हम ब्रीथिंग कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी हमें सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट करेगी। तो ये तमाम के तमाम जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये आपको पेज नंबर 78 और 79 पर मिल जाएंगे। आपने जस्ट क्या करना है, आपने दो कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आप एयर पॉल्यूटेंट का नेम लिखेंगे और जो सेकंड आपका कॉलम होगा उसमें आप लिखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पर ये क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। बस ये दो ही कॉलम आपने बनाने हैं, इसके अलावा आपने नहीं करना ये काम, कोई भी एक्स्ट्रा काम इसमें। जो अगला क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या चीज़ होती है। यही वाली बात आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ज़मीन का जो टेम्परेचर है इसका बढ़ जाना। अब ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ जाता है, देखिए आपको मैंने एक डायग्राम बना के अभी सिखाया था कि किस तरीके से अर्थ होती है, इसकी इर्द गिर्द गैसेस की एक लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो जब तक ये गैसेस की जो लेयर होती हैं ये अपनी प्रॉपर कंपोजिशंस में होती हैं तब तो ये कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं करती। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो है 0.03%, मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि ये परसेंटेज हमेशा एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहे। इसका रीज़न क्या होता है, देखिए इंसान है हो या फिर जानवर हो, इन दोनों ने क्या काम करना होता है, ये सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रिएट करते हैं। अब पौधे जो ये उल्टा काम करते हैं, यानी पौधों ने क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना होता है, ऑक्सीजन को इन्होंने क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है, एक्सहेल करना होता है। अब इनहेल और एक्सहेल अगर प्रॉपर होता रहे तब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा कट रहे होते हैं, इंसानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी कंसनट्रेशन अर्थ के ऊपर क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी इसका मतलब ये ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा, और जब ये ज़्यादा हीट सिस्टम में ट्रैप करेगा तो उसकी वजह से जो हमारा अर्थ है वो ज़्यादा देर तक गर्म होगा। तो जो टेम्परेचर अर्थ का होना चाहिए फिर वो नहीं होता बल्कि उससे ज़्यादा हो जाता है। अब क्योंकि वो टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वैसा नहीं होता, उससे एक्सेस में होता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है
कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं या प्लांट्स हैं या वेजिटेशंस हैं या इवन एनिमल्स भी हैं, उनकी जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो जब अल्टीमेटली आपका अर्थ जो है इसमें वार्मिंग होती चली जा रही है, तो इसका मतलब नेचुरल जितने भी प्रोसेस हैं वो सब के सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर जितनी इसको रिक्वायर्ड है उतनी ही बैलेंस में रहे तब तो सब कुछ ठीक है। यानी जितना इंटेक हो रहा है इतना ही हमें जो है ना कंज्यूम कर लेंगे हम, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन जो है ये बढ़ जाएगी, तो बढ़ने पर क्या होगा कि ये प्रोड्यूस करेगी एक चीज़ जो क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी आपके अर्थ का गर्म हो जाना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्लोबल वार्मिंग से। ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा होगी। कम कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एक बैलेंस कंसंट्रेशन चाहिए जो कि डिस्टर्ब हो रही है, और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मजीद एक बिल्कुल शॉर्ट नोट की शक्ल में बना हुआ है, पेज नंबर 82 पे देख लीजिएगा, 83 पे देख लीजिएगा, क्योंकि इसने आपसे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा है, तो सिर्फ उसी पैराग्राफ को डिफाइन कीजिएगा, उसके साइड इफेक्ट्स मत बताइएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप सो कि ये जो वीडियो है ये आपको थोड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अटैम्प्ट करने के लिए। मजीद अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस होती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।